Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electromagnetic induction और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई. ठीक है, सो हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई. मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बेटा लेंज लॉ पढ़ चुके हैं, उसका थियोरेटिकल प्रूफ देख चुके हैं. अब इसके बाद में हम लोग जो आज टॉपिक कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, वो है आपका मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई. सो बेसिकली देखो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें एक पर्टिकुलर केस के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर केस को डिस्कस करने के पश्चात फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को जनरलाइज कर लेंगे. यस, श्योर, ओके. सो किस प्रकार से हम लोग करते हैं जरा देखिए. लेट्स से हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया गया है ना. ये हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनाया गया है. ठीक है, इसमें रिलेटेड आगे सवाल आएंगे बाद में, तो आप सजग रहें बेटा. इसके अंदर में हमारे पास में एक कंडक्टिंग रॉड है. ठीक है, क्या रखी गई है, कंडक्टिंग रॉड रखी गई है. ये यहां पर v वेलोसिटी से चल रही है इस मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर में. इस मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर में एक रॉड है जिसकी लेंथ मैं मान लेता हूं कि L है, और ये लेंथ L की जो रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं यहां पर, कंडक्टिंग रॉड. ठीक है, कैसी रॉड है यहां पर, कंडक्टिंग रॉड है जो v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है. ठीक है, ओके. यहां पर मैं यदि सिंपल सी बात करूं सो इट इज अ पर्टिकुलर केस, मतलब एक स्पेशल केस को सिर्फ मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन बाद में इसको जनरलाइज करेंगे हम लोग. जब जनरलाइज करेंगे तब आगे देखेंगे क्या होगा. लेकिन दिस इज द पर्टिकुलर केस वेयर B that is the magnetic field, V is the velocity and L is the length are perpendicular to each other. देख लीजिए यहां पर है क्या, लेंथ आपकी इस प्रकार से है और वेलोसिटी इस प्रकार से, तो लेंथ और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, तो ये भी यहां पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया है. तो मैंने क्या बोला कि हम लोगों ने कंडक्टिंग रॉड ली जिसकी लेंथ L है, उसे एक समान वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी V से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चलाया है. और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि एक ईएमएफ इस रॉड के अंदर में इंड्यूस हो जाता है. मतलब ये जो रॉड है, ये जो कंडक्टिंग रॉड है जो यहां पे चल रही है, वो एक ईएमएफ आपको प्रोवाइड करेगा. यस और नो. तो उस ईएमएफ की कैलकुलेशन हमें करनी है, और ये जो कैलकुलेशन करनी है वही आपका मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई है. ठीक है, बेसिकली लेंज लॉ के अंदर में भी हम लोग इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, तो उसके बारे में तो हम लोगों को आइडिया है ही है अभी. लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा इसके अंदर में. ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूं, इस रॉड को मैं थोड़ा सा बना लेता हूं बड़ा. ठीक है, इस रॉड को मैंने बड़ा बना लिया. अब रॉड को जब मैं बड़ा बनाता हूं तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए क्या होगा. ये रॉड कैसी रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, और यदि कंडक्टिंग रॉड है तो इसका मतलब इसके अंदर में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो मैंने बोला सही बात है, मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को यहां पर बना देता हूं. अब इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करता हूं तो देखिए, जब आपका L लेंथ का कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में चलता है V वेलोसिटी से, तो वहां पर हम लोग उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानते हैं. यस और नो. और वो फोर्स क्या होता है, आप बोलेंगे सर वो तो BIL होता है. तो उस फोर्स से क्या मैं कुछ कर सकता हूं, नहीं कर सकता. चलो ठीक है, एक और पॉइंट सोचते हैं. जब कोई करंट जब कोई चार्ज Q V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चलता है तो क्या उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है. तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है सर, ये तो जानते हैं हम लोग. मैं बोला ठीक है, तो जरा यहां पर ध्यान से देखो, E इज द चार्ज. क्या ये E चार्ज, यदि ये पूरी रॉड चल रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चलेंगे. अरे बोलो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है. यदि ये चलेंगे तो आप जानते हैं कि Fm बराबर होता है Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वेक्टर. चलो मैं यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करवा देता हूं. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से कॉन्सेप्ट है ये कि भैया हम लोग यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं, दिस वे.
क्या करते हैं, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो भाई देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैंने बोला सही बात है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला सही बात है। तो भैया इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स मैं जनरली ऐसे कैलकुलेट करता हूं, लेकिन ध्यान रखना, यदि मेरा प्लस क्यू जा रहा है v वेलोसिटी से इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा QVB। लेकिन यदि मैं माइनस क्यू चार्ज के बारे में बात करता हूं, मतलब क्या है, यदि मेरे पास में ये माइनस क्यू चार्ज है और ये v वेलोसिटी से इसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वही है सेम अंदर की डायरेक्शन में, तो इस पर लगने वाले यदि मैं फोर्स की बात करता हूं, तो मैंने तरीका क्या सिखाया है कि पहले चार्ज के साइन को भूल जाओ, फर्स्ट फॉरगेट अबाउट द साइन ऑफ द चार्ज एंड देन जस्ट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट कि भैया मैंने v वेक्टर इज द फर्स्ट वेक्टर एंड b वेक्टर इज द सेकंड वेक्टर। तो मैंने क्या किया कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने उंगलियों को रखा, कल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे पास अंगूठा ऊपर आया, लेकिन ये अंगूठा ऊपर जो आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को बता रहा है, लेकिन मेरे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो तरीका क्या है, चार्ज नेगेटिव होने पर जो डायरेक्शन आती है उसको जस्ट 180 से रोटेट कर दीजिए, तो आंसर विल बी दिस। मतलब इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स FM डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और इसका भी मैग्नीट्यूड तो मैं QVB ही लिखूंगा, ठीक है, यस और नो। तो यदि मैं वेक्टर यूज करके करता तो भी मेरे पास आंसर सेम होता, फिर मैं इसको FM को माइनस QVB लिख रहा होता, बात समझ में आ रही है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो QVB है, ठीक है। चलो तो अब इस चीज को यहां पर अप्लाई करो, यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर में, कंडक्टिंग रॉड v वेलोसिटी से चल रही है राइट डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल सेम सिचुएशन यदि यहां बनती है तो बेटा इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा EVB, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है, यदि EVB इज द मैग्नेटिक फोर्स, यस और नो, तो इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण सारे जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, और यदि ऐसा होगा तो इस डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाने के कारण आपका जो रॉड है उस रॉड की सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि इस रॉड के अंदर में सारे प्लस चार्जेस ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और सारे नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में इकट्ठे हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो भैया यहां पर ये पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो गया, मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं एक तरह से एक पॉजिटिव पोटेंशियल बन चुका है, यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है, यस और नो, और यहां पर आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहां पर मैं कह सकता हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली मैंने बाहर बना दी, अंदर बना देनी चाहिए थी, तो ये अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अभी इनसाइड द कंडक्टर है, ठीक हो। अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया था कि आया, तो आप बोलोगे आया, और यदि आपने बोला आया तो आया मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके दिमाग की ट्यूब जल जानी चाहिए, इसका मतलब हमें एक और टॉपिक अभी पढ़ना है और वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ माय गॉड, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस में फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ के मन नहीं भरा, फिर से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करके एक छोटा सा टॉपिक हमको फिर से पढ़ना रहेगा, जिसमें हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसे नीट लेवल पर ही मैं बात करूं तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन कराना मेरी मजबूरी है, क्योंकि यदि मैं नहीं कराया और बाई चांस भूले बढ़ के पूछ लिया तो क्या करोगे, लेकिन मैं कराऊंगा जरूर, ठीक है, ओके। सो अब मैं यहां पर पॉइंट की बात करता हूं कि भैया ऐसी सिचुएशन हो गई, तो मैं उस इलेक्ट्रॉन के बारे में यदि कंडक्टर के अंदर सोचता हूं, जो एक इलेक्ट्रॉन था, उस एक इलेक्ट्रॉन के बारे में यदि मैं सोचता हूं, तो बेटा इस पर जो लगा हुआ मैग्नेटिक फोर्स है वो EVB नीचे आ गया, और ऊपर की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया EE। ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स EE। कैसे लगा ये आप जानते कि नहीं जानते भाई, ये और परेशानी है भैया, बताते हुए चलता हूं, कहां बता दूं, यही बता देता हूं। जैसे मान के चलो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मेरे पास यहां पर एक प्लस Q चार्ज है तो इस पर बेटा Q इंटू E इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और
यदि मेरे पास में यहां पर माइनस क्यू चार्ज है तो बेटा इस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा और इट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिकॉल हो गया छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो भैया ये यहां पर अंदर में क्या हो गई, सिचुएशन हो चुकी है, यस और नो। तो मैंने बोला सही बात है। अब एज पर द सिचुएशन गिवन हमें यह बोला गया है कि द रॉड इज मूविंग यूनिफॉर्मली, द रॉड इज मूविंग यूनिफॉर्मली, और यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इस बॉडी पर। अब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए मतलब हम लोग बात कर सकते हैं कि यहां पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या होना चाहिए, सम जो है उनका जीरो आ जाना चाहिए। अच्छा, कई लोग बीच में ग्रेविटी को और फंसा रहे होंगे, ग्रेविटी नहीं फंसानी होती है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, द वीकेस्ट फोर्स। तो उसके तो मैग्नेट को वैसे भी आप हटा दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जब मैं पोजीशन कंडीशन की बात करूंगा तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस का मैग्नेटिक फोर्स बराबर जीरो, यस और नो। चलो अब हम लोग लिखते हैं इस फोर्सेस को प्रॉपरली, तो क्या लिखूंगा, माइनस ई इंटू ई वैक्टर, सही है, प्लस का माइनस का ई इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर बराबर जीरो, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। यदि ये बात सही है तो यहां से देखिए इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ई वैक्टर बराबर आएगा आपके पास में वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन क्या ये मुझे चाहिए था? तो आपने बोला नहीं। ये अभी आपके पास में क्या है, ये है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें, ईएमएफ में। तो भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिखूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिखूं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिकॉल कीजिए, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है? तो ई बराबर होता है आपका माइनस डीवी बाई डी आर। अरे भाई ई बराबर माइनस का डीवी बाई डी आर होता है या नहीं होता है? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहां पे माइनस लिखना भूल गया हूं, चलो कोई बात नहीं, जैसे देर आए दुरुस्त आए लगा तो दिया मैंने, चलो ठीक है। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो मेरे पास में डीवी बराबर क्या आएगा, ई डॉट डी आर और माइनस, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। अब इस कॉन्सेप्ट को बस यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो आप जब अप्लाई करोगे तो लिखोगे ई बराबर, अब देखो मुझे डीवी की जगह वी चाहिए तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर, दोनों वेक्टर हो जाएंगे, यस और नो। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी जरा करने की कोशिश कीजिए। तो भैया यहां पर आप क्या लिखोगे, ई बराबर इंटीग्रेशन माइनस ई वेक्टर मतलब माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो भैया यहां पर किसके डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, तो यहां तो कोई डिस्प्लेसमेंट तो दिख ही नहीं रहा। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर की, जो आ जाएगा आपको डीएल वेक्टर से, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। सो ओवरऑल मेरे पास में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब देखो यहां पर पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आ रही है कि यदि मैं वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करता हूं तो वी बी साइन थीटा में यहां पर निकाल सकता हूं, या फिर मैं मान के चलो मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ प्रॉपरली कर लूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूं, तो मैं फिर करूंगा कैसे, उसको जरा सोचिए। भाई सोचना तो पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। तो आप लिखोगे v इंटू वेलोसिटी, मान लीजिए आई कैप डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो माइनस के कैप, और डीएल क्या है, जे कैप। डीएल क्या है, जे कैप डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड सॉल्व होके आएगा। चलो करके देखते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, सिर्फ मुंह से बोलने के बजाय सॉल्व करके देख लेते हैं। ई बराबर इंटीग्रेशन वी आई कैप क्रॉस बी माइनस के कैप, बोलो सही है क्या, और डॉट डीएल जे कैप, बोलो सही है। ओके चलो आगे आ जाओ। तो ई बराबर वी बी, ठीक है, इंटीग्रेशन रहने दो, आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, क्या आएगा बोलो,
तो K क्रॉस I होता तो J होता, लेकिन I क्रॉस K है तो माइनस J, और एक माइनस और है तो बेटा ये आएगा J कैप डॉट DL J कैप। बोलो सही है। और J कैप डॉट J कैप कितना आएगा, तो J कैप डॉट J कैप आएगा 1। तो E का जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा VB डॉट DL, और इंटीग्रेशन के अंदर में यस और नो। और यदि मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं तो ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएल है, तो मैं लेंथ लिख लेता हूं, तो ई बराबर आ जाएगा VBL, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ई बराबर VBL। ठीक है, तो अब यहां पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास में जो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ध्यान से देखिए, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L थी, ठीक है, जिसकी लेंथ L थी, ये V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चल रहा था, तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इसको हम लोग अल्टरनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, प्लस माइनस E बराबर VBL से। ध्यान से समझिए। अब जब सवाल आएंगे तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, प्लस ऊपर लूं कि नीचे लूं? सिंपल सी बात है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लगाइए, तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो अंगूठा ऊपर आ गया, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अंगूठा ऊपर आ गया, तो ऊपर वाला पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे वाला नेगेटिव। हालांकि ये चीज मैंने यहां पर आपको होते हुए दिखाई है, तो मुझे नहीं लगता है उसमें कोई परेशानी होगी, लेकिन यहां पर मैं आपको फिर से समझा देता हूं, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसे आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ई बराबर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, डॉट डीएल वेक्टर, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ई बराबर वीबीएल पे फोकस कीजिए और उसके बाद में अपने हाथों का यथोचित प्रयोग कीजिए, आपको सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, श्योर। चलो, सो मैं इसी के साथ में आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ के मैं आपको ये सारी चीजों को जरा एक बार देखो, ये वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने लगा दिया है यहां पर। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर को रख रहे हैं, ये कंडक्टर रख दिया है। अब यहां पर ग्रीन और रेड आपको दिख रहा होगा, कुछ ग्रीन और रेड का मतलब है पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, तो उसके रिस्पॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज अपने आप अलग चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, सो अब यहां पर आपको जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाएगा, अब देखिए इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, देखो ये चल भी रहा है। जब ये चल रहा है कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो होगा क्या कि देखो अब इसमें रीअरेंजमेंट होते हुए आपको दिखाया जाएगा। हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को साइड में हटा दिया और इनको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बना लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में नेगेटिव चार्जेस एक साइड में, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड में। तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं अभी की सिचुएशन में कौन सा किधर है? तो ये देखो, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो आप कैसे करोगे, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपकी डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ पॉजिटिव, मतलब नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव। ठीक है, कई लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाते समय ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वाला पढ़ाया और दिखाते समय ऐसा दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई। मेन तो चीज ये है ना कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कोई परेशानी होगी इसमें? मुझे तो नहीं लगता है कोई परेशानी होनी चाहिए, यस और नो। चलो, तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैकेनिज्म हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलो, अब इस पर जो सवाल बनते हैं वो सवाल कैसे बन सकते हैं, जरा हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें क्या? चलो करते हैं बेटा कोशिश। एक सवाल देते हैं हम आपको, है कि नहीं? सवाल चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो, तो हमने क्या किया, एक L लेंथ की कंडक्टर ले ली। ठीक है, इसकी लेंथ मैंने दे रखी है L। ओके, यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बेटा B। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B।
और मैंने माना लेट्स से इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, लेट्स से इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये जो एंगल है ये है आपका 37 डिग्री। तो आपको बताना तो वही है कि लेट्स से मैं यहां पर पॉइंट और दे देता हूं, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो आपको बताना है कितना EMF यहां पर इंड्यूस होगा। तो अब परेशानी बढ़ने लगती है, पता है क्यों? क्यों जरा सोचिए। तो भाई सिंपल सी बात है कि यार हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट कहां पर होगा। तो देखो पहले समझाते समय तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर केस सिखाया और वो बहुत ही आसान था। अब इसको कैसे करें? तो मैंने आपको क्या बताया, ई बराबर क्या ध्यान रखना है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जो भी आए उससे डॉट डीएल वेक्टर आपको लेना है। तो मैं बोला ठीक है। तो यदि आप देखोगे वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की यदि आप बात करते हो तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस और नो? भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अरे इधर है कि नहीं? यस और नो? यस। और सॉरी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो आप क्या लिखोगे? ऐसे करोगे भाई, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरी फिजिक्स आपकी क्रॉस प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता है तो बहुत जगह पे आप कॉन्सेप्चुअल सवालों को नहीं कर पाओगे। हालांकि नीट के लेवल को यदि देखा जाए तो उसमें बहुत बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सवाल होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यदि मान के लो कई बार, मान के लो कोई साल ऐसा आया जिस दिन पेपर डिफिकल्ट निकल गया, तो क्या करोगे? तो सर हमारा थोड़ी नुकसान होगा, नुकसान तो सबको होगा। ऐसा नहीं है बेटा, कई लोग तो पढ़ते रहते ही नहीं पढ़ते रहते, तो हमें भी पढ़ना है, ठीक है। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपका जो ये वाला जो डेटा आया ये आ गया वीबी का। ये कौन सा डेटा आ गया? वीबी का। ये डेटा कौन सा आ गया? वीबी का। और यदि ये डेटा वीबी का आ चुका है तो अब आप देखिए यहां पर क्या सिचुएशन होगी। सो दिस विल बी एट 90 डिग्री। यस और नो? भाई वीबी से यही निकल के आएगा। तो आपके पास में क्या बच गया? ई बराबर वीबी, एक डेटा आ गया डीएल और डॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मैं कैसे करूं? थीटा कितना लिया जाए, बस यही समस्या है मेरे सामने। तो बस आपका थोड़ा सा दिमाग, यहां पर देखिए ये वीबी आया है और ये आपकी लेंथ हो गई। तो लेंथ से कितने एंगल पे है? ये है एंगल 37 और ये 90, मतलब ये आएगा 53 डिग्री। सर पता कैसे लगा आपको कि 53 ही होने वाला, कोई दूसरा क्यों नहीं ले रहे? देखो कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़ोगे तो सवालों में कोई परेशानी नहीं है, अदरवाइज आप घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? सिंपल सी बात है ना, वी ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, तो आपका परपेंडिकुलर निकल के आएगा कि नहीं आएगा? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो आपको इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए था और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, विच इज द पॉसिबल डायरेक्शन। वीबी इस डायरेक्शन में आएगा। अब इस वीबी का एल के साथ में एंगल लेना है। तो कई लोग सोच रहे हैं सर ये वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे हम लोग? चलो मान के ले लेते हैं कि यदि आपने वो एंगल लिया होता तो आप क्या लिख रहे होते थे? ई बराबर लिख रहे होते थे वीबी कॉस 180 माइनस का 53। बोलो सही है क्या? तो ई बराबर आ जाता था वीबी, ओके एल रह गया बेटा, सॉरी। तो वीबी एल कॉस 53 और माइनस क्या आ जाता था? माइनस साइन आ जाता था। बस यहां पे फिर माइनस साइन आने के सर हमें क्या क्या फायदा, क्या नुकसान, मतलब क्या समझें? बस माइनस और प्लस से बस आपको बस डायरेक्शन का ही तो फर्क पड़ेगा। यस और नो? तो भैया cos 53 की यदि मैं वैल्यू लिख लेता हूं तो E बराबर आएगा, cos 53 कितना होता है भाई? cos 37 4/5, मतलब माइनस 3/5, तो माइनस का 3 VBL डिवाइडेड बाई 5। दिस इज द आंसर ऑफ इंड्यूस EMF। लेकिन अब देखो ये माइनस ने गड़बड़ी कर दी। तो बेसिकली आपको यहां पर बस ये आइडेंटिफाई और करते आना चाहिए कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर। और इसका तरीका मैं आपको समझा चुका हूं वेक्टर से। कैसे? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आप यदि इसको सेंटरलाइज पोजीशन मान लेते हो, इसको यदि मैं सेंटर मान लेता हूं, तो इसके इस साइड में आपका हायर पोटेंशियल होना चाहिए और इस साइड में आपका लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूं कि Vp ग्रेटर देन Vq। लेकिन जो आपको आंसर मिला है वो मिला है Vp माइनस Vq बराबर 3VBL डिवाइडेड बाई 5। बात समझ में आ गई? दैट्स इट, नथिंग एल्स। श्योर हैं? अरे बोलो श्योर हैं क्या? 3/5 VBL क्लियर है? ओके दैट्स इट।
तो इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो आप तो बस आराम से, और उसके बाद डायरेक्शन v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा दैट साइड विल बी एट हायर पोटेंशियल साइड, दैट साइड विल बी ऑन हायर पोटेंशियल साइड। यस और नो? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका होगा। क्लियर? अब इससे रिलेटेड सवाल बनाने हैं तो बहुत सारे सवाल बन जाते, कोई दिक्कत नहीं होती इनमें, कि जैसे मैंने रॉड को सीधा चलवा दिया मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे देखो सवाल आपको घुमाने के लिए, गुमराह करने के लिए कैसे सवाल बनाएगा। लो भाई, ये आपने बोल दिया ये है एक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, यहां पर एक रॉड दे दी एल लेंथ की, और ये बेटा इस डायरेक्शन में चल रही है वी वेलोसिटी से। बोलो क्या होगा, क्या आएगा? तो यार वी और बी की डायरेक्शन सेम हो गई, और यदि डायरेक्शन सेम हो गई तो इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या? नहीं, जीरो आएगा आंसर। सीधा सीधा आंसर ही का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलो ऐसे ही इसमें और क्या कर सकता है, लो ऐसे सवाल बना दिया। देखो ये तो एग्जामिनर, ये एक बात समझिए, ऐसे जो सारे सवाल होते हैं ना जो हम डायग्राम बेस करवाते हैं वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करने के लिए करवाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जनरली आपको ऐसे सवाल नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? उसके पीछे का रीजन क्या होगा? अब देखो एग्जामिनर जो है वो बैठ के डायग्राम बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये एल लेंथ की रॉड है, मान के चलो वी वेलोसिटी से इधर जा रही है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बोलो क्या करें? बोलो क्या होगा? आंसर बताओ इंड्यूस ईएमएफ का। तो देखो सबसे पहले तो एक बात बताता हूं, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे कर दिया आपने, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे कर दिया, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास में जो डायरेक्शन आ रही है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो ये वी बी की डायरेक्शन आ गई। बोलो आई है या नहीं आई है? यस आई है। ऐसे वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डायरेक्शन अंदर मैंने बना दी। और जो आपका एल वेक्टर है, क्या ये एल वेक्टर ऐसा है? बोलो यस और नो। आपने बोला बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और वीबी और एल के बीच का जब लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? डॉट प्रोडक्ट। याद कीजिए ई बराबर क्या है? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90, तो कॉस 90 जीरो, मतलब ई का आंसर आएगा जीरो। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां पर लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो या तो वेलोसिटी या लेंथ ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के यदि पैरेलल हो गई तो आंसर इंड्यूस ईएमएफ का क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है। समझ लीजिए। सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते फिर क्यों करवाते? कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे फिर आपके क्लियर। यस और नो? अब देखो ये कंडक्टर बेचारा सीधा सीधा चल रहा था। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैकेनिक्स पढ़े हुए विद्यार्थी है, हमने मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, और मैकेनिक्स पढ़ी हुई है तो हम शांत तो बैठेंगे नहीं। क्यों? हमने बोला कि हमने पार्टिकल को, देखो जब हमने क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट करी तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए, तो हमने चालू करी थी काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स चालू करी मतलब क्या हुआ? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन आया। तो यहां पर भी हमने मोशन की बात करी, फिर फोर्सेस की बात, तो यहां पे फोर्सेस की बात साथ में ही हो गई। उसके बाद में वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन, मतलब हमने पार्टिकल को चलवा के भी दिखाया सर्कुलर में, सर्कल में घुमा के, मोशन इन प्लेन में ही कर देते हैं। तो कंडक्टर घूम भी तो सकता है इस रोटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, घूम सकता है या नहीं घूम सकता है? इतना बताइए। बिल्कुल घूम सकता है। और यदि ये कंडक्टर इस किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में घूमता है तो क्या होगा? दैट्स द क्वेश्चन। तो हम लोग लिखेंगे एक छोटी सी हेडिंग, प्यारी सी हेडिंग, अ कंडक्टिंग रॉड रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, आपको जो भी सवाल मैं करवा रहा हूं हर बार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करवा रहा हूं, क्योंकि यही लेवल मैक्सिमम है, यही लेवल आपके मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम है। तो हेडिंग क्या है? अ रॉड conducting rod rotating in uniform magnetic field, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। चलो तो अब हम लोग करते हैं, किस प्रकार से करें भाई? हमने क्या कर लिया, ये यहां पर एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर लिया। चलो कर लो ड्रॉ। ओके, अब मैंने क्या किया, यहां पर एक रॉड बना दी, यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ वही पुरानी वाली एल है। ठीक है, लेंथ क्या है इसकी? लेंथ है आपके पास में एल, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर बी। ओके, मैंने बोला कि
मैंने बोला कि इस पॉइंट के अबाउट, वन एंड के अबाउट इट इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। मान लो मैं इस डायरेक्शन में इसको घुमा रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं Q। द रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, देन व्हाट विल बी द इंड्यूस ईएमएफ। क्योंकि देखो यदि ये घूम रही है तब भी तो कुछ यूनिफॉर्म, तब भी तो हो सकता है ना कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। होगा कि नहीं होगा वो तो हम लोग यहां पे चेक करेंगे, लेकिन यहां पर सोचो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो अब इसके लिए आपको थोड़ी सी लगानी पड़ेगी बुद्धि। सर वही उसी चीज की तो कमी है हमारे पास। तो मैंने क्या बोला, लेट्स से भैया देखो ये आपका पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो यदि इसका मास m है तो। सर कहां मजाक कर रहे हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन सर कब पढ़ा था। अब आप हमसे पूछोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड हुज लेंथ इज L एंड मास इज m अबाउट वन एक्सिस, तो हम कैसे बता पाएंगे। हमें तो याद ही नहीं आएगा कि वो ml²/3 था। हम तो ml²/12 भी सोच सकते हैं, है ना। हाँ मैं जानता हूं ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है चलो छोटी सी बात को भूल जाओ। मैंने बोला यदि ये घूम रही है रोटेटिंग, तो एंगुलर वेलोसिटी देगा। भाई रोटेट होने वाली चीज सर्कुलर मोशन मतलब ओमेगा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये पूरी रॉड ओमेगा से घूम रही है। क्या इस रॉड का हर पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। बिल्कुल सही बात है, इस रॉड पर उपस्थित हर पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो मैंने क्या बोला, मैं एक छोटे से पार्टिकल की कल्पना करता हूं। मैंने यहां से x डिस्टेंस पर जाकर एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करी, जो लेंथ है dx। जो लेंथ क्या है, dx है। और इस वाले पार्टिकल से पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो। वो बोलेगा आई एम रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। सर इसका और इसका क्या लेना देना। तो भैया लेना देना बिल्कुल है। तो मैंने क्या बोला कि यदि इस छोटे से पार्टिकल की यदि मैं बात करूं, तो भैया देखो ये छोटे से पार्टिकल को थोड़ी देर के लिए सोचो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से x दूरी पर यहां आपके पास में एक dx लेंथ का कंडक्टर है। बोलो यस और नो। यस ओके। फिर क्या हुआ, ये एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में v वेलोसिटी से चल रहा है। सर आप गलत पढ़ा रहे हो। मतलब क्यों। सर सवाल में दिया है कंडक्टिंग रॉड रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो रॉड तो घूम रही है, आप बोल रहे हो ये चल रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो जस्ट रिकॉल पुरानी चीजों को। V बराबर ओमेगा इंटू R नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा। पढ़ा है। तो बस वही है। वास्तविकता में देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है जिसे मैंने यहां पर जूम करके बना दिया है और उसकी लेंथ को dx मान लिया है। तो बोलो क्या हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। तो देखो यदि मैं बात करता हूं यहां पर इसके बारे में, तो क्या आपको नहीं लगता इसकी लीनियर वेलोसिटी v लिखी जा सकती है इस वाले छोटे से पार्टिकल के लिए। यदि पार्टिकल दिया है तो पार्टिकल तो मैं v बराबर ओमेगा आर यूज कर सकता हूं। हाँ पूरी बॉडी के लिए v बराबर ओमेगा आर नहीं कर सकता, फिर मुझे उसमें कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन इस छोटे से पार्टिकल के लिए तो मैं कंसीडर कर लूंगा ना v बराबर ओमेगा आर। बस मैंने कर लिया। तो अब जरा देखो, तो भैया इसमें जो छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे मैं डीई लिख देता हूं। लिख सकता हूं, लिख सकता, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या आएगा, छोटा सा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना आएगा। ये आएगा सर जी वी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर डॉट में डीएल वेक्टर के अनुसार लिख दीजिए आप। तो मैंने बोला ठीक है, लिखना चालू किया। डीई बराबर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो भैया वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। परेशानी में अटक गए हम लोग। तो भाई देखो v वेक्टर बराबर, देखो v बराबर तो ओमेगा आर आएगा, तो यहां पर भी मैं देखूंगा तो v बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स। तो मैंने लिख दिया ओमेगा एक्स क्रॉस b वेक्टर, तो x पे क्रॉस हो जाएगा क्योंकि x पे जाके लिख रहा हूं डॉट dx। बोलो सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, इनको हटाओ। x और b आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। x पर जाकर
भाई यहां से एक्स इधर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, सो ये एक्स की डायरेक्शन हो गई, बी के अंदर हो गई, दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर, तो वी बी साइन थीटा आता थीटा 90, तो इसको हटाओ यहां से, तो ये आ गया आपका डब्ल्यू एक्स बी। और डीएक्स को भी यदि आप देखोगे तो आपस में क्या ये परपेंडिकुलर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, आपस में ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, तो आप यदि देखोगे एक्स पर जाकर वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बेटा ये डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, मतलब दिस विल बी पैरेलल, दिस विल बी पैरेलल, तो मैं इसे dx लिख देता हूं, तो ओमेगा एक्स बी डी एक्स, ओमेगा एक्स बी डी एक्स इज द स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो इसको। हालांकि अब कई लोग इसमें माइनस माइनस की चर्चा करने लग चुके होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं उसको नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं, जो ऐसा हो रहा होगा, मैं कहानी बता देता हूं आपको, ठीक है, समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं। आपने क्या किया, वी वेक्टर, और ये है अंदर का बी वेक्टर, ठीक है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया, तो आपका जो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आ रहा है वो आपका आना चाहिए किस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, और dx आ जाएगा इस वाली डायरेक्शन में, और ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री का एंगल, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, हम लोग माइनस माइनस के बिना कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है वो है बी ओमेगा एक्स डॉट dx। तो यदि मुझे पूरा चाहिए तो मैं लिखूंगा E बराबर इंटीग्रेशन बी ओमेगा एक्स डॉट dx। तो बोलो आंसर क्या आएगा, आंसर कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है, 0 से लेकर के L तक की लिमिट बी ओमेगा इंटीग्रेशन x डॉट dx, क्योंकि x ही आपका वेरिएबल है। तो इंड्यूस ईएमएफ का आंसर देखिए कितना आएगा, b इंटू ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगी बेटा 0 से लेकर के L तक। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। ठीक है, कौन सा हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर पोटेंशियल, करने का तरीका वही है बेटा, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा वी वेक्टर और बी वेक्टर कैसे चल रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको लेना है प्रॉपरली। ठीक है, श्योर। तो अभी इस समय जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है दैट विल बी एट हायर पोटेंशियल, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो मैं पॉइंट ले रहा हूं विल बी एट हायर पोटेंशियल, विल बी एट हायर पोटेंशियल। इसका मतलब यह है कि आपने जो कैलकुलेट किया है वो है वीपी माइनस वी क्यू बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बोलो ठीक है, समझ में आया, श्योर है। इस पे भी मैं एक सवाल करवा देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए कि नहीं हमें कुछ तो भी आता है। ठीक है, सवाल कैसे है, लेट्स से मेरे पास में एक रॉड है इस प्रकार से, और इसकी लेंथ मैंने दे रखी है बेटा 2L। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है B ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कैसे लगाया है, इस बार बाहर दिया है, नहीं तो फिर बार बार अंदर वाले सवाल दे रहा था तो कई लोग तो वो रट आ गया था। अब इस बार आपको थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने यहां पर 5 पॉइंट कंसीडर करने हैं, एक पॉइंट है कॉर्नर पर, एक यहां पर है B, सेंटर पर है C, फिर बराबर है D, और लास्ट में है E। ऑल दी पॉइंट्स आर इक्वी पोटेंशियल, सॉरी ऑल दी पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट। मान के चलो मैं सवाल में दे रहा हूं दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट C विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन फाइंड। अब आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, जैसे मैं आपको बोलता हूं, मान के चलो आपको कैलकुलेट करने को बोला जाए VC माइनस VD, मैंने सिंपल सा सवाल दे दिया VC माइनस VD, बोलो आंसर VC माइनस VD कैसे करूं, कुछ नहीं करना, VC माइनस VD बोला है ना, VC माइनस VD बोला है। यदि ये रॉड ऐसे घूम रही है तो बस क्या करो, पार्टिकल के बारे में सोचो, ये पार्टिकल ऊपर, ये पार्टिकल ऊपर, ये नीचे, ये भी नीचे। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को तो बिल्कुल नहीं सोचना है। अब VC माइनस VD है, मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया। तो अब आपके दिमाग में तो फॉर्मूला चलना चाहिए हाफ बी ओमेगा, और ये डिस्टेंस बोलो कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी बेटा L/2 का होल स्क्वायर। तो आपने लिख दिया L/2 का होल स्क्वायर। अब पॉजिटिव की नेगेटिव उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो भैया पॉजिटिव की नेगेटिव, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे,
दिस इज द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका पॉइंट चल रहा है। देखो इस डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मतलब आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो अंगूठा इस डायरेक्शन में आ गया ऑटोमेटिकली, मतलब ये वाला हायर पोटेंशियल है, तो वीसी माइनस वीडी का आंसर ये सही है। बोलो समझ में आया? सर नहीं समझ में आया, एक और करवाओ। लो भाई मैंने मान लिया वीसी माइनस वीई ले लो, चलो फिर से सेम करेंगे, हाफ लिखेंगे, बी लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। अब ई वाला पॉइंट नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक है। वीसी माइनस वी में सी तो क्या है, सेंटर वाला पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग रोटेशन देख रहे हैं, क्योंकि देखो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है वहीं तक हम देख सकते हैं, बाकी कहीं भी नहीं। जैसे मान लो मैंने वीबी माइनस वीडी पूछ लिया आपसे, तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको 2 बार में निकालना पड़ेगा। कितनी बार में? 2 बार में। चलो वो भी निकलवा देता हूं, लगे तो जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। सर एम ही मेहनत कर रहे, सवाल तो पूछना नहीं है एग्जामिनर, मैं भी जानता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो तभी क्लियर होंगे आपके, और हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर, हमें कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करने हैं। तो कैसे होगा, ये सी पॉइंट इधर, सॉरी ई पॉइंट इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मतलब अंगूठा इधर आ गया, तो सी इज एट हायर पोटेंशियल, मतलब कहानी बिल्कुल सही चल रही है। और लेंथ कितनी है बेटा सी से ई तक की? एल है, तो एल स्क्वायर हो गया। चलो मैं आपसे पूछता हूं फिर से, मैंने पूछ लिया मान चलो वीबी माइनस का वीसी, ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने वीबी माइनस का वीसी पूछ लिया, वीबी माइनस का वीसी, तो अब कैसे करूं? तो मैंने लिख दिया हाफ बी ओमेगा, लेंथ कितनी है बेटा बी से लेकर के सी तक, तो आप बोलोगे एल बाई 2 है, ओके, तो आपने लिख दिया एल बाई 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, देखो तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, मतलब सी शुड बी एट हायर पोटेंशियल, मतलब आपने गलत कर दिया है। गलत क्या कर दिया है? इट शुड बी माइनस, तो बेटा आंसर क्या आएगा? माइनस हाफ बी ओमेगा एल बाई 2 द होल स्क्वायर। वीबी माइनस वीसी का आंसर कितना आएगा? दिस, और या फिर आप लिख सकते हो वीसी माइनस वीबी का आंसर आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल बाई 2 द होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया सवाल? थोड़े से कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा था, मैंने पूछ लिया भैया आपसे वीबी माइनस का वीडी का आंसर बताओ, तो देखो मैं अभी तक 3-4 चीजें लिख चुका हूं, वहीं से आंसर निकलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कैसे निकालेंगे? थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग जो अनुपस्थित है अभी, है ना। वीबी माइनस वीडी, माइनस वीडी तो ये रहा, मैं यहां पे क्यों बुद्धि लगा रहा हूं? देखो ये वाले डेटा को देखो, क्या ये वीबी माइनस वीसी दे रहा है, और ये वाले डेटा को देखो तो वीबी माइनस वीडी दिख रहा है। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यदि मैं इन दोनों को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो वीबी माइनस वीसी के लिए ये था मेरे पास में, भाई देखो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा वीबी माइनस का वीसी और प्लस का वीसी माइनस का वीडी। बोलो सही है क्या? इन दोनों को लिखना है, वीबी माइनस वीसी प्लस का वीसी माइनस का वीडी, यस और नो, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब देखो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो कट पिटा के क्या आ जाएंगे? 0। यहां देखो माइनस वीसी प्लस वीसी कैंसिल, तो वीबी माइनस वीडी को ही तो एडजस्ट करके लिखा गया है। तो ऐसे टाइप के सवाल पूछने चाहिए एग्जामिनर्स ने, लेकिन नहीं पूछे गए हैं बहुत सालों से, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें। श्योर हैं? क्लियर है? सो कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है कि यदि ये एक एल लेंथ की रॉड है, ये एल लेंथ की रॉड है, यदि मैं इसे एक यूनिफॉर्म, अच्छा एक बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चारों तरफ है, नहीं तो पता लगा आपने आधे में रहने दिया। और यदि मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, कैसे घुमा रहा हूं? देखो जो जैसा चाहे वैसे घुमा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे घुमा लो, मान लो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो बेटा इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आता है जिसकी वैल्यू होती है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट बनता है मेरे दिमाग में, और वो है साइकिल व्हील। साइकिल का व्हील आपने देखा है? यस और नो? साइकिल की व्हील में क्या होते हैं? वो जो तार होते हैं ना साइकिल के पहिए में, आपने देखे होंगे, उनको क्या बोलते हैं? फोर्क, स्पोक, स्पोक बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं ना, जो भी बोलते होंगे, समझदार को इशारा काफी। साइकिल का पहिया, ये साइकिल का पहिया, ये इसका सेंटर एक्सिस, ये क्या होती है? इनको क्या बोलते हैं आप लोग?
जो भी बोलते होंगे मतलब कुछ तो बोलते होंगे ना, वही है ये। अब ऐसी बहुत सारी लगा दी हम लोगों ने, ऐसी क्या लगा दी, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, और इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग इसे घुमा रहे हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर में एक साइकिल के पहिए को घुमाया जा रहा है, जिसकी ये जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अब मान के चलो मैं इसको घुमा देता हूं ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो बताओ कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा। सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूं, आंसर विल बी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर विल बी द टोटल ईएमएफ। सर ऐसा क्यों होगा, कॉमन सेंस लगा लो। देखो हर एक साइकिल का जो स्पोक है भाई, देखो हर स्पोक जो है इसका एक पॉइंट यहां कनेक्टेड, एक पॉइंट यहां कनेक्टेड है। मान के चलो ऐसा आया, मैंने डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दिया था कौन सी डायरेक्शन बनाई, लेकिन मान चलो ये कैसा आया, तो दूसरा पॉइंट कहां पर है, ये यहां पर, ये यहां पर। भैया ये भी तो आपस में कनेक्टेड है ना, तो बोलो ये और ये ईएमएफ यदि ई है और ये भी ईएमएफ ई है, तो दोनों क्या है आपस में पैरेलल, तो इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों को रिप्लेस करोगे तो ई से ही रिप्लेस करोगे। सोचो कितना डीप में जा सकते हैं हम लोग। मैं इसका रेजिस्टेंस दे दूं, फिर करंट पूछ लूं, बहुत सारी चीजें जा सकती हैं, लेकिन आपको वो सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी। साइकिल के पहिए में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ का आंसर ई बराबर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। अच्छा मान के चलो मैं ऐसा कर दूं, इफ डिस्क इज रोटेटेड, तो डिस्क ऑफ रेडियस आर, तो क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है समझ में आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। यदि मैं डिस्क को घुमाऊंगा तो भी तो क्या होगा, ये बहुत सारे क्या हो जाएंगे भाई। पहले हम लोगों ने एक रॉड को घुमा के दिखाया, तो ई बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आ गया। फिर मैंने साइकिल के पहिए में बहुत सारी स्पोक्स लगा दी, तो आपस में सब पैरेलल थे। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना कि अंदर पॉजिटिव आएगा कि बाहर पॉजिटिव आएगा, कौन सा आएगा, क्योंकि देखो यहां पर है ना पैरेलल कनेक्शन बन जा रहा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए। क्यों, देखो सिंपल सी बात है, ये पहिए के अंदर, पहिए की जो ये बोली जाती है ना, क्या बोली जाती है, सरकमफेरेंस, तो हर पॉइंट जो है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, यस और नो। तो सबको एक साथ जोड़ के पैरेलल में डाला जा सकता है, और इसके कारण ऐसी कुछ सिचुएशन यहां पर बनने वाली है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, श्योर हैं, क्लियर। देखो सवालों का लेवल बढ़ाने के लिए तो हम लोग बहुत सारी चीजें बढ़ा सकते हैं, लेकिन यही सफिशिएंट है, क्योंकि इस पे यदि आपको सवाल आते हैं तो ये डायरेक्टली सवाल आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, ओमेगा दे देगा, रेडियस दे देगा और इंड्यूस ईएमएफ पूछेगा, ठीक है, यस और नो। बट एक बात का ध्यान रखना, जब आप इनको घुमा रहे हो तो इन्हें मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुमाना, नहीं तो पता लगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है और उसमें ही आप उसको घुमा रहे हो, तो फिर तो दिक्कत होने ही वाली है, यस और नो। मैंने क्या बोला समझ में आया। कंडक्टिंग डिस्क को किसमें घुमाना है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड घुमाना है, यस और नो, श्योर है, ओके। सो ये सब सेल वाली चीजें आ गई, ठीक है, श्योर। और कुछ बचा है क्या, और तो कुछ नहीं है। अब चाहें तो हम लोग एक आधा सवाल, स्टैंडर्ड टाइप के सवाल यदि मैं करवाना चाहूं तो करवा सकता हूं, ठीक है, एक सवाल करवा रहा हूं जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। हमारे पास में एक एल लेंथ का कंडक्टर है, और इससे मैंने इसको क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल बना दिया, ओके, जिसकी रेडियस नहीं गिवन है, एल लेंथ का कंडक्टर यहां पर गिवन था। इसे मैंने एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। क्या हो रहा है कि ये बाद में कन्वर्ट हो गया ए साइड के स्क्वायर में, और जब ये कन्वर्जन हुआ है, सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, इसमें टाइम लगा है कैपिटल टी, तो आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है, कई लोगों को सवाल समझ में नहीं आया। सवाल सुनिए, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर हुज लेंथ इज एल इज bent into a circle, bent into a circle, and
placed in a uniform magnetic field B. In time capital T, it gets converted into a square of side A. Then what is the induced EMF? ये सवाल है, कई लोगों को लिंक नहीं लगी होगी, मैं आपको बता दूं। बेसिकली सवाल का कॉन्सेप्ट है E बराबर डी फाई बाई डी टी, जिसे मैं लिख सकता हूं E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मतलब बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं फाई टू माइनस फाई वन अपॉन T2 माइनस का T1, जिसमें से नीचे का डेटा तो आपको डायरेक्टली गिवन ही है। तो करना क्या था, तो आपको फाई वन और फाई टू निकालने हैं। तो बस यही सवाल में करना है, तो सवाल को स्टार्ट कर दीजिए। फाई का मतलब क्या है बेटा, फाई का मतलब है बी डॉट ए। तो आप लिखेंगे फाई वन बराबर बी तो यूनिफॉर्म है, ए क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। बोलो सही है क्या। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, एल लेंथ का कंडक्टर 2 पाई आर के बराबर, तो आप लिख सकते हो आर बराबर क्या एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। इस वैल्यू को उठा के यहां डाल दीजिए, तो आपके पास में बेटा फाई वन का आंसर आएगा बी इंटू पाई इंटू आर क्या है, आर है आपका एल अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। सो बेटा फाई वन का आंसर आएगा कितना, बी एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। यस और नो, ये इनिशियल फ्लक्स हो गया। फाइनल फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, तो फ्लक्स फाइनल आएगा बेटा बी इंटू एरिया ऑफ 2। तो सेकंड का एरिया कितना आएगा, तो भैया बी तो एज इट इज और इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है साइड, लेकिन ए को कैसे लिखोगे, ए को कैसे लाओगे, तो ए को लाने के लिए तरीका समझिए। एल बराबर क्या आएगा 4 टाइम्स ए, सो ए विल बी इक्वल्स टू एल बाई 4। तो आपके पास में फ्लक्स 2 जो आएगा वो आएगा बी इंटू एल बाई 4 का स्क्वायर। सो फाई 2 का आंसर आएगा कितना, बी एल स्क्वायर बाई 16। ये समझिए कहां से आया, तो देखो मेरे पास में ये था एल लेंथ का ही कंडक्टर गिवन था, जिसे मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा था। तो जब ये आर रेडियस के सर्कल में कन्वर्ट हुआ होगा, बेंड किया गया होगा, तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। भाई इसको काट के यदि मैं सीधा कर दूं तो ये 2 पाई आर लेंथ होनी चाहिए और शुड बी इक्वल्स टू एल। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा में क्या है, ए, तो ये 4a हो गया, दैट शुड बी इक्वल्स टू एल। दो कॉन्सेप्ट लगाएं, फ्लक्स दे दिया, कैपिटल टी भी दिया है, मैंने क्या बोला इन टाइम टी हो रहा है। अब इसमें मैं न्यूमेरिकल डेटा डलवा देता हूं, सवाल तैयार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, इंड्यूस ईएमएफ आएगा फाई टू मतलब बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस फ्लक्स वन कितना था, बी एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई इन टाइम कैपिटल टी। यदि मैं बी और एल दे दूं तो क्या ये सवाल कोई ज्यादा बड़ी बात थी क्या, कोई बड़ी बात नहीं थी। था क्या, बिल्कुल बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये सवाल सच में एक डिफिकल्ट सवाल है, यदि आपने नहीं देखा है तो हाँ, जो लोग अच्छे से सोच पाते हैं उनके लिए इन सवालों में कोई परेशानी जैसी बात नहीं है। ठीक है, श्योर हैं। तो अब यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट काफी आगे बढ़ चुका है और हमें मालूम है कि अभी यहां पर हमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है, क्योंकि वो मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई के अंदर में एक छोटा सा पॉइंट आ चुका था ऑलरेडी। लेकिन सिंस अभी समय सीमा आगे बढ़ चुके, तो आज के लेक्चर को तो हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर को बेटा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई सीखा, जिसमें हम लोगों ने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकालना सीखा है। और वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी थी, ई बराबर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। लगाना कैसा है, राइट हैंड को लगाइए, वी वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ, अंगूठा जिधर आ रहा है उधर साइड में हायर पोटेंशियल। यस और नो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके पश्चात मैंने उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सिखाए, कैसे टाइप के सवाल बन सकते हैं। ऐसे बनने चाहिए लेकिन बनाते नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम खुद से बनाने पड़ेंगे। एग्जामिनर इतना कष्ट लेता नहीं है कि डायग्राम खुद से बना के दे। सो ऐसे सवाल जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सवाल आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, यदि अब किसी एग्जाम में जेई वालों ने मेहनत करके ऐसे क्वेश्चन बना डाले, तो हो सकता है कि फिर वो एक बार सिस्टम के अंदर में चले जाएंगे, जगह जगह घूमने लगेंगे, तो फिर आपको आगे कभी ना कभी फ्यूचर में मिलने लगेंगे। यस और नो, लेकिन पॉइंट तो वही है। हो सकता है किसी साल कोई स्टेट बोर्ड में ही कोई टीचर ऐसा सवाल बनवा के दे दे, तो सवाल एक देखो कहना, एक बार सवाल बन जाता है ना, तो उसके बाद में फिर वो कॉपी होने लग जाते हैं। लेकिन तब तक क्या ना, जब तक डायग्राम वायग्राम बनाना बोलेंगे तो जो सीनियर टीचर होते हैं वो थोड़ा इतना मेहनत नहीं करते हैं। बोले ठीक है चलना, न्यूमेरिकल डाल के अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, तो क्यों डायग्राम बना के जगह वेस्ट की जाए, है ना।
चलो लेट इट बी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करना है और कॉन्सेप्ट्स कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रोटेटिंग कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि एक यदि कंडक्टर को चलाया तब भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उसको घुमाया तो भी इंड्यूस ईएमएफ हुआ, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका आंसर कितना आ रहा है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और घुमाते समय कैसे देखना है कि अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस पे आप रोटेशन ले रहे हो वो एक्सिस वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट आएगा। मैंने सवाल करवा के भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। चाहे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे भी लगा लो उसके हिसाब से, और रोटेशन कैसे भी ले लो, ठीक है, श्योर। चलो इसी के साथ में बेटा हमारा आज का ये टॉपिक सेशन समाप्त होता है। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तब तक के लिए